तो ये टॉपिक हुआ आपका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले हल्का सा आप ये समझ लीजिए कि अल्फा पार्टिकल बहुत बार डिस्कस हुआ है। अल्फा पार्टिकल ये है क्या? हीलियम एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो वो अल्फा पार्टिकल होगा, यानी हीलियम डबली आयोनाइज्ड He प्लस प्लस He प्लस प्लस, यही अल्फा पार्टिकल हुआ। और हीलियम एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये जो He प्लस प्लस बना, इसको आप हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल को आप हीलियम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट का हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं, समझ गए बात को। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इसमें क्या क्या डील करेंगे। एक तो ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन, और उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस पे क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और दूसरा इम्पैक्ट पैरामीटर। इतनी बातें कर करके देखिएगा कि जितना टॉपिक अभी डील कर रहे हैं उसका सारा सवाल क्लियर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। समझ गए? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इम्पैक्ट पैरामीटर। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लीजिए। तो सोर्स के रूप में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाएगा। सोर्स के रूप में आप कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लेना और उसको एक लेड बॉक्स के अंदर यहां पे रखना। देखिए बोर्ड पर, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है और इसके अंदर ये मान लीजिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा, जहां से अल्फा पार्टिकल विथ हाई काइनेटिक एनर्जी आप इमिट कराओगे। समझ गए? ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल का सोर्स। समझ गए? यहां से अल्फा पार्टिकल इमिट होगा और इसके रास्ते में हम एक पतला सा गोल्ड फॉयल लेंगे। गोल्ड फॉयल पतला, इतना पतला कर देंगे कि वो एक सिंगल लेयर का होगा। मतलब उसके बाद कोई सेकंड लेयर नहीं होगा, बस एक ही लेयर का वो बना हुआ होगा, गोल्ड फॉयल। बोलिए बात आई समझ में? बोलिए, यहां पे आप ले लेंगे गोल्ड फॉयल। ये आपने लिया गोल्ड फॉयल, जिसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी। बात आई समझ में? गोल्ड फॉयल बताया समझ में? बोलो बाबू लोग। और इसको हम लोग इसको कहीं भी लिख देंगे, अल्फा पार्टिकल को, इसको रहने दीजिए। अभी हमने गोल्ड फॉयल लिया, बात फॉलो किए। और हम चाहते हैं कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो वो एक बीम की तरह स्ट्रेट यहां तक पहुंचे, है ना, एक बीम की तरह, मतलब इधर उधर नहीं जाए, है ना। गोल्ड फॉयल तक वो एक बीम की तरह कॉलीमेटर ले लेंगे। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग लेड का ब्रिक्स ले लेंगे। समझ में आई बात? जो अगर इधर कोई अल्फा पार्टिकल गया तो उसको ये एब्जॉर्व कर लेगा, लेड का आप ब्रिक्स ले लें। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर हो रहा है बात? बोलो।
हाँ, ये लेड ब्रिक्स आपने एज्यूम कर लिया, मतलब इधर उधर कोई भी अल्फा पार्टिकल जाएगा तो उसको एब्जॉर्व कर लेगा। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल एक बीम की तरह गोल्ड फॉइल के पास जाए। बात फॉलो किए, ये लेड ब्रिक्स हुआ, लेड ब्रिक्स। क्लियर है? और गोल्ड फॉइल के पीछे जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा देंगे, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा देंगे जो कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। मतलब जब उस जिंक सल्फाइड को अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां पे एक फ्लैश होगा, वहां एक फ्लैश होगा, वहां एक फ्लैश होगा जिसको डिटेक्टर पीछे से डिटेक्ट करेगा तो पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल वहां पे आया तो कितने एंगल से आया। मतलब एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। समझ गया बात को? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ZNS का स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। समझिए ध्यान से बात को, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ पे लगा हुआ होगा। समझ में आई बात? बोलो इतना क्लियर है? ये सेटअप समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। हाँ, लेड ब्रिक्स क्यों लिए हैं? ताकि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल कुछ अगर निकला तो वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए। कहने का मतलब कि अल्फा पार्टिकल एक बीम की तरह गोल्ड फॉइल तक जाए, गोल्ड फॉइल तक जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इतना पतला है गोल्ड फॉइल, इसका थिकनेस 10 टू दी पावर -6 मीटर, देखो कितना कम, से 10 टू दी पावर -8 मीटर के रेंज में होगा। बात आई समझ में? अब देखिए अल्फा पार्टिकल जो यहां से इमिट होगा, अल्फा पार्टिकल, समझिए बात को, हम ज्यादा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाले हैं। हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चला गया गोल्ड फॉइल पर टकराने के बाद, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, ठीक है। और हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया, तो ये उसका ओरिजिनल पाथ होता है ना, और ये उसका डेविएटेड पाथ है। तो ये एंगल नाप लीजिए थीटा, जिसको आप कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। थीटा को क्या बोलोगे? बोलो, थीटा को क्या बोलोगे? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। हाँ, एंगल। थीटा को कहोगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। मतलब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के पास आने के बाद या तो स्ट्रेट भी जा सकता है या तो मतलब कि वो डेविएट भी कर सकता है अपने पाथ से। समझ गए? थीटा एंगल से, और थीटा को आप यहाँ पर कहोगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इतनी बात आ गई होगी समझ में? अब यहीं से हम लोग को कुछ ऑब्जर्वेशंस स्टडी करना है। समझ गए बात को? देखिए, तो आप ये समझ गए कि हाईली एनर्जेटिक अल्फा particles are bombarded on thin gold foil, 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 on thin gold foil, on thin gold। एक्सरे पढ़ाइएगा? क्या क्या बोल रहे हैं? एक्सरे पढ़ाइएगा ना सर? अभी जो पढ़ा रहे पहले वो तो खत्म हो जाए। यस सर। इसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए, एक्सरे पढ़ाएं क्या? नो सर। नो सर। हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉइल। हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स को आपने बम्बार्ड किया थिन गोल्ड फॉइल पर,
समझ में आई बात, है ना। देयर वेयर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस क्या था जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किया इस गोल्ड फॉइल पर। देयर वेयर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, देयर वेयर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट विदाउट एनी डेविएशन, मोस्ट का मतलब 99% अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए हुए स्ट्रेट चला गया। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो। Yes, sir. ये जो स्ट्रेट Yes, गया, sir. ये जो स्ट्रेट गया, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passed straight through gold foil, straight through gold foil without any deviation, without any deviation, without any deviation, without any deviation। क्लियर है? बोलिए बाबू लोग, इतना बात समझ गए? बोलो क्लियर। Yes, sir. और Yes, sir. आइए इसका रिजल्ट लिखते जाइए, रिजल्ट टाइम मत वेस्ट करते हैं, इसका रिजल्ट लिख देते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि एटम के अंदर देयर आर लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली हैं, मतलब हॉलो है। बोलो क्लियर, बोलो बोलो क्लियर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, इसका सीधा मतलब हुआ देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम, एटम के अंदर बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हैं। ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन था, समझ गए। और उसका ये कंक्लूजन भी हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारी जगह क्या है, खाली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? बोलो बोलो बाबू लोग। Yes, sir. हो गया। देखिए अप्रोक्स 0.1%, यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, है ना, अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ मोर देन 1 डिग्री के एंगल से, मोर देन 1 डिग्री के एंगल से। बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स were deviated by more than angle theta is equal to 1 डिग्री। अब तुम ये बताओ, तुम जानते हो कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें डेविएशन क्यों हुआ होगा? तो जब ये गोल्ड फॉइल के नजदीक आया होगा तो इसका मतलब एक इसके अंदर, चूंकि आपने ये पहले कह दिया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो खाली है गोल्ड फॉइल के एटम के अंदर, लेकिन जब ये नजदीक आया होगा तो गोल्ड फॉइल के एटम में एक छोटी सी जगह में कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसने इस पॉजिटिव को रिपेल किया होगा। बोलिए बाबू, बोलिए बाबू। Yes, sir. तब ना डेविएट हुआ, Yes. बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तब ना डेविएट हुआ। अरे बोलिए ना जी, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. हाँ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि इन एन एटम देयर इज
there is a positively charged particle, there is a positively charged particle in small space, छोटे से जगह में, in small space which is called nucleus, जिसको आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस बोलोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग। यस सर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो। यस सर हो गया। अब देखिए। यस सर। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट और ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो 8000 अल्फा पार्टिकल गया, ये सब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। 8000 अल्फा पार्टिकल गया, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री के एंगल से डेविएट हुआ, मोर देन 90 डिग्री। कहोगे सर जरा एक्सपेरिमेंटल फील दीजिए ना। जैसे देखो ये गोल्ड फॉइल, हाँ स्ट्रेट पाथ ये हुआ होता, थीटा आपने ऐसे नापा, तो अगर मान लीजिए ऐसे डेविएट हुआ, थीटा और बढ़ा, ऐसे डेविएट हुआ, ये 90 डिग्री का डेविएशन हुआ, और अगर मान लीजिए ऐसे डेविएट हुआ तो डेविएशन 90 डिग्री से अबव हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ, तो कितना 8000 अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्ड किया, उसमें से एक अल्फा पार्टिकल का डेविएशन मोर देन कितना? 90 डिग्री से हुआ। मोर देन कितना? 90 डिग्री से हुआ। बात आई समझ में? 90 डिग्री से हुआ। हाँ। यस सर। यस सर। out of 8000 alpha particles bombarding on thin gold foil, only one alpha particle was deviated by more than 90 degree, more than 90 degree। क्लियर है? और चौथा देखी लो, अगर 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल जाके टकराया गोल्ड फॉइल से, तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रिबाउंड कर गया, मतलब उसका एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन कितना बोलो? 180 डिग्री। हाँ, अगर गया गोल्ड फॉइल पर और टकरा करके रिफ्लेक्ट बैक कर गया, कंप्लीटली रिबाउंड कर गया, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 90 डिग्री हो गया, है ना? तो ये रेयरली हुआ, मतलब 1 मिलियन अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल के साथ ये घटना घटी। क्लियर है? आउट ऑफ 10 to the power 6 alpha particles bombarding on thin gold foil, only one alpha particle completely rebound on hitting, completely rebound on hitting। बोलो क्लियर? कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग। तो इससे क्या पता चला कि आपने कहा कि एटम के अंदर स्मॉल स्पेस में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो अगर मान लीजिए कि वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल जहां पर वो पॉजिटिव चार्ज कलेक्टेड है, बिल्कुल उसी लाइन के लॉन्ग वो गया, तो इसका मतलब वहीं से वो टकरा करके अनडेविएटेड पास हुआ। कहने का मतलब हुआ कि होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। बोलो क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ,
द होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। बोलिए बाबू लोग, बोलिए, यस सर। सब लोग बोलिए, खाली एक ही बच्चे बोल रहे हैं। यस सर। The whole mass of the atom is concentrated in the nucleus. The whole mass, the whole mass, the whole mass of the atom, the whole mass of the atom is concentrated. The whole mass of the atom is concentrated inside nucleus, inside nucleus, है ना। एटम का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस के अंदर। बोलिए, इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। हो गया सर। अब देखिए, एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, मान लीजिए उस पर प्रॉब्लम आ गया तो घबराइएगा मत। मतलब आपने जो ये थीटा एंगल दिखाया, थीटा एंगल, तो हम लोग ये मेजर किया गया कि थीटा एंगल से स्कैटर करने वाला अल्फा पार्टिकल्स का क्वांटिटी कितना है। गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद थीटा एंगल से स्कैटर करने वाले अल्फा पार्टिकल्स की गिनती कैसे करेंगे? समझ में आई बात? तो देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, number of alpha particles scattered at an angle theta, scattered at an angle theta, n मतलब number of alpha particle, और ये बराबर सम कांस्टेंट k है इंटू z स्क्वायर बाई साइन होल का पावर एक मिनट, साइन होल का पावर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, यानी साइन थीटा बाई टू होल का पावर 4। समझ गया बात को? आप इससे ये निकाल सकते हैं कि थीटा एंगल से कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। यस सर। जहां पर के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और जेड क्या है? गोल्ड फॉइल के एटम का एटॉमिक नंबर, गोल्ड फॉइल के एटम का एटॉमिक नंबर है। समझ गए? एटॉमिक नंबर। हाँ, इसका गोल्ड फॉइल का Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड फॉइल। बोलो क्लियर? बोलिए। इससे आपको पता चल जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने अल्फा पार्टिकल्स थीटा एंगल से स्कैटर्ड किए, है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा? आपको कह देगा कि 45 डिग्री से इतने अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए, बताइए 60 डिग्री से कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेंगे? क्या नहीं बन जाएगा? 45 डिग्री पर आपको n का वैल्यू दिया रहेगा और 60 डिग्री पर आपको n का वैल्यू निकालना होगा। दोनों का रेशियो निकाल दोगे, के से के कट जाएगा, जो निकालना होगा वो निकल जाएगा। मेरी बात आई समझ में? बोलो। यस सर। बोलो जी। यस सर। रुकिए, हम एक रिलेशन बना देते हैं, रुकिए, हम एक रिलेशन, ताकि आपको टेंशन नहीं हो, हम एक रिलेशन बना देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हम एक रिलेशन बना देते हैं आपको। अब इसको हटा देते हैं, अब इसकी अभी उतनी कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो n1 इज इक्वल टू number of alpha particles scattered at angle theta 1, और है ना, n2 is equal to number of alpha particles scattered at angle थीटा 2। तो करो क्या? सबसे पहले करो क्या? n1 निकालो। तो n1 इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, साइन 4 पावर 4 थीटा 1/2 बोलिए। और n2 बराबर, चलिए बोलिए, के जेड स्क्वायर बटा
साइन का पावर 4 और थीटा 2/2 और दोनों का रेशियो निकाल दो। दोनों का क्या निकाल दो? रेशियो। रेशियो। तो kz स्क्वायर कट जाएगा, यानी n1/n2 और ये चला जाएगा ऊपर और ये रह जाएगा नीचे, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो साइन टू दी पावर 4 थीटा 2/2 और बटा साइन का पावर 4 थीटा 1/2। बोलो बाबू लोग, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर 60 डिग्री मान लो कि एक क्वेश्चन रहे 30 डिग्री पर स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की क्वांटिटी दिया हुआ रहे और 60 डिग्री पर स्कैटर होने वाले अल्फा पार्टिकल्स की क्वांटिटी निकालना हो, क्या इनटू नहीं निकल जाएगा इससे? बोलिए बोलिए। निकल जाएगा सर। हाँ, इसीलिए मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। बहुत अच्छा हो गया। तो इतना में कोई डाउट? अब आइए, अब आइए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पे क्वेश्चन है। समझ गया बात को? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपने यहां से अल्फा पार्टिकल को इमिट किया था विथ इनॉर्मस काइनेटिक एनर्जी। यहां से अल्फा पार्टिकल चला था, अल्फा पार्टिकल। अच्छा हाँ, अब वक्त आ गया कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताया जाए। तो मैंने कहा अल्फा पार्टिकल He2+ है। मैंने कहा अल्फा पार्टिकल He2+ है। तो ये मत कह देना कि दो चार्ज है। 2E चार्ज कितना होगा? बोलो, चार्ज कितना होगा? बोलो। 2E होगा। 2E चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2E। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड फॉयल का एक एटम लेते हैं। अब वो पट्टी लेने की जरूरत नहीं है, हम एक एटम इमेजिन करते हैं। समझ गए? तो आप समझ गए कि सेंटर पर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। बोलिएगा ध्यान से। और ये मान लीजिए एटम है, पूरा एटम ले लिया स्फेरिकल शेप का। बोलो क्लियर, ध्यान देना। क्लियर है नहीं ये बात? बोलिए बोलिए। यस सर। अच्छा ये बताइए इसमें कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस में? तो आप जानते हैं कि Z इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो भी चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से है। तो बताओ, एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, तो Z प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो ZE। सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना बाबू लोग, बोलिए ना। यस सर। यस सर। Z प्रोटॉन का चार्ज Ze हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है कितना? Ze। कितना चार्ज है? Ze। अब सोचो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। आप अगर यहां से उसको प्रोजेक्ट किए और मान लो Ki उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, Ki उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, Ki उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। सोचो जब ये आगे प्रोसीड करेगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रिपेल बैक करेगा। बोलिए बोलिए। यस सर। यानी ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के रिपल्शन के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? बोलो लॉस होगा। लॉस होगा। और एक पोजीशन ऐसा आएगा जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और ये मेजर कर लेना कि वो न्यूक्लियस के कितना करीब पहुंच पाया, न्यूक्लियस के कितना करीब वो पहुंच पाया। मान लो R0, तो इतना दूर, मतलब इतना डिस्टेंस
वो न्यूक्लियस के करीब पहुंच पाया, इसी को कहा जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाँ बोलो, क्या बोला जाएगा, बोलो डिस्टेंस ऑफ, Distance of closest approach. हाँ R0 का आप कहोगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए। No sir. No sir. चलिए कैसे निकालेंगे R0 को, है ना, R0 कैसे निकालेंगे, सिंपल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये इनिशियल सिचुएशन और यहाँ पे फाइनल सिचुएशन, है ना। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आएगा तो दो चार्ज का सेपरेशन आप जानते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में अभी फ्रेश पढ़ाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत पहले पढ़ा के छोड़ चुके हैं। एक मिनट, Q1 और Q2 अगर दो चार्ज पार्टिकल हो और दोनों के बीच की दूरी r हो तो याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना r होता था। बोलिए बोलिए आप लोग। Yes sir. हाँ, Yes sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा कितना r। आइए देखो, इनिशियली देखो एटम क्या है, बहुत ही, ये एटम दिखाने के लिए बड़ा बना दिए, एटम तो बहुत छोटा ना होता है जी, उसके लिए 2 सेंटीमीटर की दूरी इनफाइनाइट माना जाएगा। क्या लाइबा, लाइबा Yes sir. एटम बहुत छोटा है, उसके लिए 2 सेंटीमीटर Yes, 3 सेंटीमीटर भी इनफाइनाइट माना जाएगा। यानी यहां से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो बताओ, अभी जो फॉर्मूला लिखे थे आर इन्फिनिटिव, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी कि नहीं होगी, बोलिए बोलिए। Yes sir. हाँ देखो, कमर समझ में आ रहा है, बोलो बोलो। Yes sir. हाँ देखिए, Clear sir. मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल अब बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये आपको दिया हुआ रहेगा क्या है ना, बिना काइनेटिक एनर्जी के वो जाएगा ही नहीं आगे, क्योंकि उसको रिपल्शन झेलना है उसका। तो के आई और ये तो आपका 0 लेना होगा फॉर इन्फिनाइट सेपरेशन, फॉर इन्फिनाइट सेपरेशन। अरे बोलो ना बाबू, बोलो। Yes sir. बराबर Yes sir. बराबर, यहां पर आते आते काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, Zero. काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब प्लस बताओ, यहां पर जब अल्फा पार्टिकल पहुंचा, अब यहां पे दिखा दो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e कितना होगा, 2e कितना होगा, 2e है ये, 2e 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके बनता है तो 2e होगा ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। हाँ हाँ, Yes sir. चार्ज ऑफ Yes, अल्फा sir. पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आइए यूएफ बोलिए, यहां पर बताओ आयशा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहां पे चार्ज 2e, यहां पे चार्ज Ze 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बाबू। Yes sir. हाँ, Yes sir. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 Ze इंटू 2e, Ze इंटू 2e, जहां पे Z गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर है, Z गोल्ड फॉइल का, पहले भी बोल दिए थे N के फॉर्मूला में, Z गोल्ड फॉइल का एटॉमिक नंबर है, Z इंटू 2e बाई कितना R0। और अब बताओ, यहां से R0 का वैल्यू आ जाएगा, R0 को यहां भेजो और KI को नीचे भेजो। KI दिया रहेगा कि आपने अल्फा पार्टिकल को कितने काइनेटिक एनर्जी से फेंका है गोल्ड फॉइल की तरफ, समझ में आई बात। तो R0 निकाल लीजिए, R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई KI, ये निकल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो ये आपका निकल गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां पे आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया रहेगा। बोलिए सबको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बोलिए। Yes sir. Yes sir. स्क्रीनशॉट Yes sir. स्क्रीनशॉट
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आइए, अब आइए, थोड़ा इधर जेई मेंस का बात बहुत किए हैं, थोड़ा आज नीट का बात कर देते हैं। जहां पर एटम टॉपिक खोलिएगा नीट के क्वेश्चन बैंक में, एटम्स, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, समझ गए बात को? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल, when an alpha particle of mass m moving with velocity v moving with velocity v दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हम बोले थे v दिया हुआ है, उससे क्या दिक्कत है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, वेलोसिटी v bombards on a heavy nucleus of charge, हम बोले थे ना Zd, ये भी बोल रहा है Zd, of charge Ze, its distance of closest approach, अब बताओ संडे का दिन आप लोग का बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए फ्रैंकली, संडे बन गया आप लोग का? Yes, sir. हाँ, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बोल दो कमर आंसर, तुम तो बना ही लिए होगे पहले ही, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस depends on m, यानी अल्फा पार्टिकल के मास पर कैसे डिपेंड करेगा, m as 1/m. रुको यार, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/m स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सेकंड m, ऑप्शन नंबर थर्ड 1/m, और ऑप्शन नंबर 4 1/√m, 1 कितना √m। तो बताओ अभी तुमने निकाला था कि अगर Ki काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल चला तो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट अप्रोच वो कितना जाएगा, r0 बराबर, जरा याद दिलाओ फॉर्मूला, 1/4πε0 2 Zd² बटा K इनिशियल था, क्या था K इनिशियल, बोलो बाबू लोग। Yes, sir. K initial था. K इनिशियल, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना दे करके इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, तो आप बताइए K इनिशियल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/4πε0 2 Ze², Ki का वैल्यू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यानी r0 बराबर 1/4πε0 Zd² अब बटा mv², ओ सॉरी 2 से 2 कटेगा नहीं, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ था ना तो 2 ऊपर गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, mv², यहाँ पे 4 लिख दो। ये बताओ पूछ रहा था कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बोलिए 1/m² m या 1/m या 1/√m, बोलिए 1/m, ऑप्शन नंबर थर्ड, समझ में आई बात, बोलिए क्लियर हुआ, बोलिए। Yes, sir. No, sir, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन वही हुआ आपका सी वाला, बोलो क्लियर है ना, ये चीज मालूम रहेगा तब, Yes, sir. ये मालूम रहेगा तब ना हम लोग को, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, बोलो। Yes, sir, हो गया। इम्पैक्ट पैरामीटर भी लिख Yes, sir. लीजिए, इम्पैक्ट पैरामीटर,
अगर सवाल आ गया तो घबराने वाली बात नहीं है कुछ। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। बोलिए क्लियर। इम्पैक्ट पैरामीटर हम डील करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, एटम को शो कर देते हैं। समझिएगा बात को। यहां पर मान लो अल्फा पार्टिकल यहां से चला, और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। बोलो क्लियर। अरे बोलो ना जी, बोलो। यस सर। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब आगे आएगा, जैसा आपने पढ़ा, हो सकता है यहां पर आकर के वो डेविएट कर जाए, हो सकता है वो आकर के डेविएट कर जाए। तो गौर करो, ये जो डिस्टेंस है ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, कंफ्यूज मत करना। ये डिस्टेंस क्या है, बोलो। डिस्टेंस ऑफ, जो अभी पढ़ाया है, जो भी पढ़ाया है R0, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। घबराना मत, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, सुनिए। उसकी इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, न्यूक्लियस का सेंटर, ये मान लो एक लाइन ले लिया न्यूक्लियस के सेंटर से और इनिशियल वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर गिरा दिया। अरे बोलिए ना जी, बोलिए ना। ये टर्म बी, इसको बी माना, यही कहलाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहलाएगा, बोलो। क्या कहलाएगा, बोलो। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये बी, ये कहलाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। बी कहलाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, बोलिए। नो सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला दूरी मत बोल देना, ये तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, कहां से, बोलो कहां से। अरे कहां से, वेलोसिटी वेक्टर, न्यूक्लियस के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे। इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, हाँ। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए अम्मी को बोल दो चाय बनाने के लिए। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the from center of nucleus, from center of nucleus, from center of nucleus to the initial velocity vector of alpha particle, to the initial velocity vector, to the initial velocity vector of alpha particle is called impact parameter, is called impact parameter। ये कहलाएगा impact parameter, impact parameter। सिंबल बी दिया। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए, है ना। अरे यही बी बताता है, यही बी बताता है कि अल्फा पार्टिकल जो गया था गोल्ड फॉइल के पास, तो किसका किसका क्या क्या हश्र हुआ। बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए।
सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। हाँ, ब्लर आ रहा है सर स्क्रीन ब्लर है। सबके लिए, सबके लिए। यस सर। 1 मिनट रुक जाइए, आपको ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया। इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू आप लिख सकते हैं के जेडी स्क्वायर बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, जहां पे थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग था। थीटा क्या था? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अरे इतना जल्दी भूल गए जी। अल्फा पार्टिकल आया, स्ट्रेट जाता तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर चमक यहाँ पे पैदा होती, लेकिन हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से डेविएट कर गया और ये थीटा कहे थे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अरे फील लाओ ना, फील लाओ ना, फील लाओ ना। यस सर। ये थीटा वही है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा वही है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, है ना। चलिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। के जेडी स्क्वायर बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इतना लंबा क्या याद रखिएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 sin square theta by 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 और स्क्वायर से रूट कटा तो बचा कॉट थीटा बाई 2। क्या बचेगा बोलो, क्या बचेगा बोलो? कॉट थीटा बाई 2। हाँ, कॉट थीटा बाई 2। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बी बराबर के जेड ई स्क्वायर बाई के आई इंटू कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। बोलो क्लियर है? सुनो एक बात बड़ा अच्छा सा, मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होती है ना। सोचो ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या बता रहा है। आयशा सुनोगी, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होती, मतलब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल दम इस लाइन के लॉन्ग जाता जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ है। अरे बोलो ना जी, बोलो ना जी, बोलो ना जी। यस सर। यानी जाके वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस से टकराता। रुकना भाई 1 मिनट। जाके वो एग्जैक्टली न्यूक्लियस के सेंटर से टकराता जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है, जहां पे पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो जरा बी का वैल्यू 0 पुट करके देखो तो, बी का वैल्यू 0। अगर बी 0 तो कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 ये 0 हो जाएगा। बोलिए बाबू, बोलिए। कॉट थीटा बाई 2 0। और बताओ कॉट 0 कब होता है? बोलिए कॉट 0 कब होता है? कॉट 0 कब होता है? पाई पे सर। हाँ हाँ, फिर से बोलो। 180 डिग्री पर। tan 0 या tan 180 डिग्री ये सब 0 होता है बाबू, ये सब 0 होता है ना। पाई बाई 2। हाँ वेरी गुड। tan 90 इन्फिनिटिव होता है, tan 90 इन्फिनिटिव होता है, cot 90 0 होता है। सही बोली सना। tan 90 इन्फिनिटिव, cot 90 0 होगा। यानी थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा बोलो? पाई बाई 2। पाई बाई 2। एकदम सही एनालिसिस। थीटा बाई 2 ये बराबर पाई बाई 2। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना? पाई। थीटा का वैल्यू कितना? पाई। मतलब पाई मतलब क्या? टकराया और उसी रास्ते से लौट आया। देखो टकराया और उसी रास्ते से लौट आया। तो बताओ तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना हुआ? एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बाबू। यस सर। हाँ, यानी डिपेंड करेगा उसका स्कैटरिंग कि आप इस लाइन से कितना ऊपर या कितना नीचे अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल की तरफ ले गए। बात आया समझ में? फील दे रहा कि नहीं दे रहा? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। जी हाँ, तो यही इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ। इम्पैक्ट पैरामीटर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।